इन द गेम ऑफ क्रिकेट इमेजिन अगर सारे डिसीजंस एम्पायर लेने लगे। एम्पायर डिसाइड करे कौन सी टीम बैटिंग करेगी, कौन सी टीम बॉलिंग करेगी, बॉलिंग टीम में कौन पहला ओवर डालेगा, फील्डिंग प्लेसमेंट कहाँ होगी, कौन बैट्समैन ओपन करेगा। अगर ये सारे डिसीजंस एम्पायर लेगा तो क्या एम्पायर को आप न्यूट्रल कहेंगे? सिमिलरली हमारे गवर्नर्स को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं एंड देयरफॉर दिस टॉपिक इज अ फेवरेट एंड एवरग्रीन टॉपिक ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनर। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि गवर्नर को लेके ये एलिगेशंस लगती क्यों हैं, किन रीजंस की वजह से लगती हैं, और अगर ये एलिगेशंस सच हैं देन व्हाई डू द गवर्नर्स प्ले अ बायस्ड रोल? व्हाई कैन नॉट दे एक्ट एज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स? इसके पीछे रीजन अगर आपको समझना है तो सीधा सा रीजन ये है कि हमारे गवर्नर्स को अगर बिना किसी बायस बिहेवियर के एक्ट करना है तो उनको चाहिए होगी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस। Independence of office. That means, can a person who has been appointed as governor perform the duties of his office without any fear or favor? If yes, you will call that person or that office as independent. जैसे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, कि क्या जुडिशरी जजेस अपना काम बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी फियर या फेवर के कर सकते हैं? अगर हाँ तो हम उसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवर गवर्नर्स कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली एंड द रीजन इज हमारे गवर्नर्स का जो 5 साल का टर्म है, 5 ईयर टर्म, उसको हम फिक्स नहीं कह सकते। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन, अ गवर्नर होल्ड्स ऑफिस as long as he enjoys the pleasure of president. Unfortunately, there is no procedure and no ground given in the constitution on basis of which the president can withdraw his pleasure before 5 years, before the term completes, and president can dismiss a governor. That means the 5 year term of the governor is dependent on the pleasure of president. तो गवर्नर को 5 साल से पहले हटाने के लिए ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड गिवन है और ना ही कोई प्रोसीजर गिवन है। दैट मीन्स इफ आई एम अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, आई एम ऑलमोस्ट like on the mercy of the prime minister. So any day I act against the directions, against the instructions of the union, the very next day I might be removed from my office. अब आप ये समझ रहे हो कि इसी चीज का फायदा उठाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और किन स्टेट्स में? जिन स्टेट्स में ओपोजिशन पार्टी इज इन पावर। तो अगर मैं अभी की बात करूं, इन द करंट सिनेरियो, पार्टीज सच एज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या तृणमूल कांग्रेस थी वेस्ट बंगाल में, तो जिन स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स राइवल पार्टीज के हैं, ओपोजिशन पार्टीज के हैं, उन स्टेट्स में ये एलिगेशंस लगने के चांसेस ज्यादा हैं दैट द गवर्नर एक्ट्स ऑन द बिहेस्ट ऑफ, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन रादर देन एज इंडिपेंडेंट हेड ऑफ स्टेट। ध्यान रखिए, गवर्नर का जो काम है वो काम क्या है? दैट ही इज सपोज टू एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड of the state, just as the president is the head of the Indian state. तो जिस तरह से नॉर्मली प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं करते इन द वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन द सेम मैनर द गवर्नर इज एक्सपेक्टेड नॉट टू इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ चीफ मिनिस्टर and his council of ministers. Yes, only when there is a violation of constitution, there is a subversion of constitution, or the machinery of constitution fails in a state, that is when the governor's role under article 356 becomes important. But that is an exceptional scenario. Other than that, in normal circumstances, the governors are not expected to interfere in the work of chief minister. तो अगर मेंस एग्जामिनेशन में या इवन इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि
कौन कौन से ऐसी वजह हैं जहां गवर्नर्स ने इंटरफेयर किया है और जहां पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच कुछ ना कुछ टसल हुई है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो पंजाब में हो। तो कौन कौन से रीजंस हैं, लेट अस सी। पहला जो रीजन है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यस, नाउ यू ऑल नो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट डिपेंड करता है एज टू विच पार्टी हैज गॉट मेजॉरिटी इन दी विधानसभा। हाउएवर, द ट्रिकी सिचुएशन emerges when no party has got majority in the Vidhan Sabha election, and such a Vidhan Sabha is called as hung Vidhan Sabha। तो अगर किसी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई है तो फिर किसको इनवाइट किया जाएगा सरकार बनाने के लिए, उसका कोई भी जिक्र संविधान में गिवन नहीं है। हाँ, कुछ कमीशंस की रिकमेंडेशंस हैं कि आप पहले इस पार्टी को इनवाइट करोगे, फिर आप इस कोalition को इनवाइट करोगे, वो, लेकिन वो रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। एंड दैट इज व्हाई इन पास्ट गवर्नर्स ने सरकार को इनवाइट करने में अपने बायस्ड डिसीजन मेकिंग को डिस्प्ले किया है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए और महाराष्ट्र विधानसभा हैज अ टोटल ऑफ 288 एमएलएस। अब आप मुझे बताओ कि इसमें मेजॉरिटी कितने पर आएगी? हाउ मेनी एमएलएस एनी पार्टी वुड नीड? इसका हाफ कितना होगा? 144। और आपको चाहिए कितना? हाफ से ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 144 प्लस 1 इज इक्वल टू 145। नाउ दिस इज द गोल्डन नंबर, करेक्ट, सरकार बनाने के लिए। अच्छा, किस पार्टी कितनी सीटें आई, एक बार वो सीटें देख लेते हैं। तो आउट ऑफ 288, 105 सीट्स वर वन बाय बीजेपी, द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, बट यू कैन सी दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 40 सीट्स। इसके बाद जो तीन और पार्टीज बची वो थी शिवसेना ऑफ मिस्टर उद्धव ठाकरे, देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, एंड देन कांग्रेस। शिवसेना की आई थी 55 सीट, एनसीपी की आई थी 46। हो सकता है कि मैं एक आध सीट अब भूल गया हूं, बहुत टाइम हो चुका है, 2019 की बात है ये। और कांग्रेस की आई थिंक आई थी 44 सीट। तो अब आप देख रहे हो कि बीजेपी और शिवसेना का जो अलायंस था, दिस वाज द प्री पोल अलायंस, ये अलायंस मिलकर सरकार बना सकता है। लेकिन मिस्टर ठाकरे इस बात पे अड़ गए थे शिवसेना के कि अगर हम मिलकर सरकार बनाएंगे तो चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा। बीजेपी नहीं मानी। तो जब बीजेपी नहीं मानी तो शिवसेना ने कांटेक्ट किया एनसीपी और कांग्रेस को, चलो हम तीनों मिलकर सरकार बनाते हैं। और तीनों के बीच अलायंस बनने ही वाला था और रात को देश सो गया। और जब सुबह देश की आंखें खुली तो द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र रिकमेंडेड प्रेसिडेंट्स रूल एंड महाराष्ट्र केम अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। दैट मीन्स just to prevent the opposition parties from forming alliance and forming a government, the governor recommended to the President of India the imposition of President's rule। तो आप ये देख सकते हो गवर्नर का जो पहला बायस्ड बिहेवियर का एग्जाम्पल है वो कहां पे आता है? इन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा आता है डिले इन द फ्लोर टेस्ट। यस, तो मान लीजिए अगर हमारे इस वाले एग्जाम्पल में बीजेपी को अपॉइंट करके, जब गवर्नर अगर बीजेपी को अपॉइंट वो कर देते हैं मान लीजिए एज द गवर्नमेंट, तो उनको मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए बोला जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा में, तो उसके लिए उनको दिन दिए जाएंगे। अब वो जो नंबर ऑफ डेज उनको दिए जाएंगे, अगेन वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, but that has to be a reasonable amount of time, not so much that the party gets opportunity to break away the MLAs of other political parties। तो गवर्नर्स ने अक्सर ये देखा गया है कि सरकार बनाने के बाद मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए इतना लंबा टाइम दिया है कि उसमें हॉर्स ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ MLAs becomes a big possibility।
तो जो दूसरा बायस्ड बिहेवियर है वो है कि आप कितना टाइम देते हो फ्लो टेस्ट के लिए। तो अगर आप किसी पार्टी को फेवर करना चाहते हो तो आप उसको रिलेटिवली ज्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि वो टाइम देना इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। तीसरा एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी इज रिजर्विंग द बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200। So this you all know that regarding the veto powers of the governor, Article 200 has not mentioned any time period and within which president has to give his assent. Moreover, गवर्नर किन बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये अगेन डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। तो पास्ट में जैसे तमिलनाडु को एग्जाम्पल तो हम सब जानते हैं, कैसे गवर्नमेंट्स विधानसभा से बिल पास कराती हैं, बिल पास होके गवर्नर के पास जाएंगे एंड गवर्नर्स फॉर डेज, वीक्स, इवन मंथ्स ऑल टुगेदर कीप सिटिंग ऑन द बिल्स एंड इवेंचुअली दे रिजर्व दोज बिल्स for the President of India. And this again is a kind of deliberate mischief on the behalf of the governor. Fourth reason of controversy of governor is delay in the assent to the bills. Again, bills को assent ना देना, उन्हें unreasonably long period तक अपनी पॉकेट में रखना, डिले कर लेना, अपने पिलो के नीचे रख के उन पर सो जाना, ये अगेन शो करता है दैट द गवर्नर इज नॉट ऑलवेज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली एंड रादर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ मे बी द यूनियन गवर्नमेंट। अगला रीजन इज रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। यस, आर्टिकल 356, यू ऑल नो दिस, that if there is one article of constitution which is often called as the most misused and abused articles of the constitution, then that is article 356. इस आर्टिकल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दैट स्टेट कम्स इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड करने के लिए एक रिपोर्ट लिखने की पावर किसकी होती है? गवर्नर की। तो अगेन गवर्नर की जो ये रिपोर्ट लिखी जाती है, दिस रिपोर्ट may not be a neutral report. It may be on the behest, on the directions of the union. ऐसा states ने allegations लगाया है। Next reason is interference as chancellor of university. Yes. तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड होता है वो होता है वाइस चांसलर, और उसके ऊपर होता है फिर चांसलर। तो चांसलर का काम कुछ ऐसा ही है जैसे प्रेसिडेंट का देश में है, नॉमिनल हेड। तो चांसलर इज सपोज टू बी अ सिंबल ऑफ द यूनिवर्सिटी, ही इज सपोज टू कम फॉर द कॉन्वोकेशन, गिव अवार्ड डिग्रीज टू द स्टूडेंट्स, दैट्स इट, गिव एन एड्रेस स्पीच, दैट्स इट। अ चांसलर इज नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज। अब ये गवर्नर्स को चांसलर बनाने का जो ट्रेडिशन है ये स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन यूनिवर्सिटीज पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहे, एंड दैट इज व्हाई गवर्नर्स वर मेड एज द चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, एंड बाय बीइंग चांसलर्स द गवर्नर्स यूज्ड टू कीप एन आई एज टू व्हाट इज हैपनिंग in the education system, the higher education system in British India. After independence, our constitution makers, our states, they continued this practice. तो जब तक कांग्रेस सिस्टम था और सेंटर में और स्टेट्स में सेम पार्टीज वर इन पावर, तो इस बात की कभी कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं। लेकिन 1980s ऑनवर्ड्स, 90s ऑनवर्ड्स, जब पावरफुल रीजनल पार्टीज एमर्ज होना स्टार्ट होंगी, तब गवर्नर्स एज चांसलर्स इंटरफेयर करना स्टार्ट करेंगे इन दी वर्किंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज। जैसे यूनिवर्सिटी का जो सीनेट होता है उसके मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को लेकर, इन चीजों में चांसलर्स ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट अगेन हैज बिकम अ रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट between governors and the chief minister. And many states
have tried to bring laws in their Vidhan Sabhas to replace governors as chancellors. वो governors को as chancellors हटाना भी चाहते हैं. Next reason is public criticism of the elected government. Yes. Now, the President of India and the governors as the heads of states, yes, they do have the freedom of speech. They can express their opinion, but their expression of opinion should not be such that it brings adverse comments, it brings criticism of the government. इमेजिन कल को मैडम मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहीं जाती हैं, कोई स्पीच देती हैं और उसमें वो मोदी गवर्नमेंट को एक्सेसिवली हार्शली क्रिटिसाइज करती हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट के लिए एक एम्बैरेसमेंट नहीं बन जाएगा? डेफिनेटली बन जाएगा. इसीलिए आप देखते हैं दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डू नॉट जनरली पास एनी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द सिमिलर बैलेंस्ड बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द गवर्नर्स ऑफ स्टेट. लेकिन कई बार गवर्नर्स ने एडवर्स कमेंट्स, इवन क्रिटिसिज्म किया है अपने इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट का, एंड दैट लीड्स टू एम्बैरेसमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अगेन द टसल बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर. आई होप तो ये जितने पॉइंट्स हमने करे, टोटल 7 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको अपने मेंस एग्जामिनेशन में मिस नहीं करने हैं इफ अ क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग द कंट्रोवर्सी ऑन द ऑफिस ऑफ गवर्नर. अंडरस्टूड? ऑलराइट.